उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव, दिल उसका है यूरेनियम के माइन की तरह है। और मोहल्ले में घूम घूम पैदा करती है बिजली, हमको पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। क्या बात है भैया, तालियां बजनी चाहिए, वाह। बिल्कुल सही बात कही आपने। बंबई तक भटक रहा हूं कि शायद कहीं सम्मान मिल जाए, और सबसे अच्छी बात है मुझे तो भटकना पड़ रहा है, आप अपनी भटकन साथ लेकर के चल रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह भैया वाह। मैं भी इनके घर गया था, बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। तो इनका लखनऊ में घर है, शहीद पथ पर मेदांता हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं, हम लोग वहाँ लखनऊ में मिलते रहते हैं। मैं इनके घर गया तो बता रहे पंकज प्रसून जी बड़ी समस्या आ गई हमारे घर पे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि घर में एक पाकड़ का पेड़ है, इस पे रोज उल्लू बैठता है, और उल्लू को मैंने भगाने की बहुत कोशिश की है, भाग नहीं रहा है। मैंने कहा देखिए उल्लू को भगाने की कोशिश मत करिए, उल्लू अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता है, कोई प्रयास मत कीजिए, उसे बैठने दीजिए। लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने कहा कि समस्या को ही जड़ से समाप्त करो। इन्होंने उस पेड़ को कटवा डाला। कटवाने के बाद उसकी लकड़ियों से सोफे बनवाए, ड्राइंग रूम में लगाए और जाके उस पे बैठ गए। वाह भाई वाह वाह। मैंने कहा कि मैंने बोला था ना कि उल्लू अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता है। बढ़िया भैया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरण जिस अणुशक्ति नगर की धूल पर पड़ते हैं उस धूल को प्रणाम करता हूँ। धूल के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ, कण के अंदर के एक एक अणु को प्रणाम करता हूँ, अणु के अंदर के एक एक परमाणु को प्रणाम करता हूँ, नाभिक को प्रणाम करता हूँ, चक्कर काटते इलेक्ट्रॉनों को प्रणाम करता हूँ। यानी मैं आप सभी वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। बढ़िया भैया, इससे बढ़िया प्रणाम आपको कोई नहीं करके गया होगा। चार पंक्तियां आप अपने गोत्र की सुन लीजिए। आप सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, पत्थर पत्थर को काटता है, बात बात को काटती है, उसी तरह से एक वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक को काटता है। चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव। सुनना वीर रस की कवियत्री, हाँ हाँ वाह। इनका भी वैसे ही है। उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव, दिल उसका है यूरेनियम के माइन की तरह है। और मोहल्ले में घूम घूम पैदा करती है बिजली, हमको पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। क्या बात है भैया, तालियां बजनी चाहिए, वाह। पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। वीर रस की कविता पढ़ रही थी हमारी श्रद्धा शौर्य में, पीछे पे घबरा रहा था बैठ के। हम लखनऊ वाले लोग बड़े नाजुक होते हैं, कोई जोर से बोल दे तो हमको हार्ट अटैक आ जाता है। मैं पीछे वाकई बड़ा परेशान हो रहा था। एक बार ऐसे वीर रस ने एक बार खूब जोर से कविता पढ़ी, सामने मुख्य अतिथि बैठे थे, वो थे हो गए। सही में थे हो गए। उनको सजा हुई। जेलर ने कहा अंतिम इच्छा बताओ। बोले कि वही वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तो वीर जैसे कवि बड़े अजीब होते हैं। घर में काट न पाए भिंडी, जीते चले हैं रावलपिंडी। जिस उम्र में सरहद की चिंता करनी चाहिए उस उम्र में सरहद के पीछे जान दिए रहते। घर में चाय नहीं खौला पाते हैं, बातें खून खौलाने की करते हैं। मने खुद से कुछ सपरेगा नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करके जाने क्या क्या कर डालते हैं। एक वीर रस के कवि, उनकी शादी हो गई। दिक्कत क्या हुई कि शादी होने के बाद पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। अब उसने वीर रस की कविता लिख डाली और लिख के पत्नी को सुना दी। चार पंक्तियां सुनाता हूं, मजा आ जाए। अगर वीर रस में हास्य रस का मजा है, यहां से वहां तक खूब ताली बजाना। उसने लिखा है बिल्कुल इन्हीं के अंदाज में। बहुत हो चुकी खींचातानी, घूंघट नहीं उठा रही वो। बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, और कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। वाह।
घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं, जल थल नभ तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं, और मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा, और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। इस्लामाबाद भगा दूंगा। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, वाह। अरे पता नहीं कहाँ देशभक्ति जाग जाए। अब ये पढ़ रही थी मेरी देशभक्ति जाग गई। इससे एक बार कारगिल में कवि सम्मेलन हुआ, वहां पर हम भी गए हुए थे, वीर से कवि भी गए हुए, तो उन्होंने कविता पढ़ी, मेरी देशभक्ति जाग गई। अच्छा कमाल की बात है, जाग गई लेकिन सो नहीं रही है। आपका जागृति संस्थान है, आप सब जगे हुए लोग हैं, पीछे 2-4 लोग सो रहे थे, आप सोइए नहीं, मैं आ गया हूं आपको जगाए हैं। तो अब वो मेरी देशभक्ति जगी हुई थी, वो सो नहीं रही थी, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा कि मैं देशभक्ति दिखाना चाहता हूं, सीमा पर चला गया, वहां पे मैंने कहा मैं लड़ना चाहता हूं। बोला ठीक है, लड़ना चाहते हो बंदूक ले लो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि नली किधर है। उसने कहा गोली चला देना, नली चाहे दुश्मन की हो चाहे तुम्हारी ओर हो, भला देश का ही होगा। भला देश का ही होगा। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। अपने बारे में बता दूं, मेरी बहुत सारी तारीफ की, मैंने कई देशों में कविताएं पढ़ी। मैं यकीन मानिए मुझसे ज्यादा विद्वान कवि अणुशक्ति नगर में आज तक नहीं आया है। मुझे 5 भाषाएं आती हैं। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और ताली अब खुल के बजा देना कि मुझसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और कारण अच्छा लगे तो यहां से वहां तक भरपूर तालियां बजाना, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। बढ़िया है भाई, मैं ही विद्वान कवि हूं। अच्छा बहुत सारे लोग अभी ताली नहीं बजा रहे थे पीछे, तो अभी असल में मैं जानता हूं आप सब हाई आईक्यू वाले लोग हैं, और यहाँ बार्क में सिलेक्शन आसान नहीं होता है। कितने तरह के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं और कितने तरह के जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के यहाँ होता है। अब कह रहे हैं कभी कह रहे हैं ताली नहीं, मैं अब कविता प्रस्तुत करता हूँ, और मैं दावा करता हूं कि अगर आपके लेवल की कविता हो तो ताली बजाना। सुनिएगा, कोई हाथ शांत नहीं रहेगा। अब आपके दिमाग की लेवल की कविता आपके सामने आ रही है, पहली बार सुनिएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, यह है आपके लेवल की कविता। इतने साहित्यिक लोग बैठे हुए, आप निम्न स्तरीय कविता सुनने थोड़े आए हैं, अभी तक किसी ने नहीं सुनाई। मैं सुनाता हूं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। वाह। पीछे 2-4 लोगों ने ताली बजाई है, आपको प्रणाम करता हूं। अगले डायरेक्टर बार्क के आप ही हैं। फिर से सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक उसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि पहले मैं ऐसे हुआ करता था, ये फ्रेंच कट रखता था। उसके पीछे कारण था। पहले मैं फ्रेंच कट इसलिए रखता था क्योंकि मेरी बीबी को पूरी दाढ़ी पसंद थी, और जो मेरी प्रेमिका थी उसको सफाचट पसंद था। तो मैंने मध्यम मार्ग तलाशा था, इसलिए फ्रेंच कट दाढ़ी रखी थी। उसके बाद में मेरी प्रेमिका की शादी हो गई। अब मजबूरी है, वो तो चली गई, इसलिए मैं पत्नी की आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं पूरी दाढ़ी रखने लगा हूं। वाह भाई वाह वाह। जब कभी प्रेमिका चली जाए तो पत्नी को ही प्रेमिका मान लेना चाहिए। वैसे भी वैज्ञानिक को शादी अवश्य करनी चाहिए। पत्नी बढ़िया मिली जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, पत्नी बेढा मिली तो साइंस बढ़िया हो जाएगी। क्या बात है, क्या टिप्पणी है यार, वाह। यहां पर जिनकी साइंस बढ़िया है, समझ लीजिए उनकी पत्नियां कैसी होंगी। और यकीन मानिए दुनिया में जितने नोबेल लॉरिएट पैदा हुए हैं सब अपने पत्नियों से त्रस्त थे।
पत्नियों से त्रस्त थे, इसीलिए वो 24-24 घंटे लैब में बिताते थे और इतनी बड़ी रिसर्च करते थे और नोबेल जैसा पुरस्कार पाते थे। तो इसलिए बहुत अच्छी बात होती है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे मोदी जी इतने घंटों घंटों काम क्यों कर पाते हैं? इतना बड़ा नाम देश का इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं, कोई काम ही नहीं है, घर संभालना ही नहीं है तो देश संभाल रहे हैं।